वो परसेंटेज घट गया। हाँ। उनका परसेंटेज लगभग लगभग बहुत ज्यादा घट गया। आधा से ज्यादा परसेंटेज घट गया। 20 से 22% वोट पड़े। अच्छा। उसमें जो है लोगों ने वो नहीं चुना बीजेपी को 2019 में, कोरोना काल था। और लेकिन फिर कैसे सरकार बन गई नहीं चुना तो? नहीं चुना, ईवीएम घोटाला करके बड़े पैमाने पर, अच्छा। बहुत बड़े पैमाने पर। आज के जो हालात बने हुए हैं उस आधार पर तो यही कहा जा रहा है कि अभी क्या हो सकता है, हाँ। कि परिवर्तन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कब तक हो पाएगा। कब तक हो पाएगा? इन घटनाओं का पूरे देश का जो परिदृश्य है इसको विश्लेषण करने पर दिखाई दे रहा है हाँ। कि जैसे जैसे हम भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, मूल निवासी लोग जैसे जैसे एक्शन ले रहे हैं ना, उनको इसके विरोध में जो है रिएक्शन करना पड़ रहा है। हाँ। ऐसे अभी ईवीएम वाला चला है, हम लोग की ईवीएम मशीन चोर है, तो लोग प्रचार कर रहे थे हाँ कि मतलब गांव गांव जा करके कह रहे हैं कि ये मशीन चोर नहीं है। चोर नहीं है, देखो ये बत्ती जल रही है, वो बत्ती जल रही है। और वो हमारे गधे बनाए हुए लोगों से वो जो है कर रहे थे ना। अब उसमें जो लोग जान नहीं रहे उसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ जान भी नहीं रहे, उनको दिखा रहे हैं। उनको दिखा रहे और जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको नहीं दिखा रहे हैं। हैं जिनके पास जाना चाहिए, जो सवाल उठा रहा है हाँ। उसके पास तो कोई जा नहीं रहा कोई है, नहीं जा रहा है। हाँ। फालतू फालतू मतलब काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हाँ। तो 2019 का चुनाव पूर्ण बहुमत से, पूर्ण घोटाले से पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। 2014 में मानते थे कि सब चाहते थे कि अच्छा कांग्रेस थी भाजपा आ जाए। हाँ। कुछ हिंदू भी चाहते थे, यहाँ तक कि लगभग 80% चाहते थे। लेकिन उसके 5 साल के कार्यकालों में वो जिस लिए आई थी बदमाशी करने के लिए, तो लोगों को बदमाशी दिख गई। दिख गया। तो 2019 में वो परसेंटेज घट गया। उनका परसेंटेज लगभग लगभग बहुत ज्यादा घट गया। आधा से ज्यादा परसेंटेज घट गया। 20 से 22% वोट पड़े। अच्छा। उसमें जो है लोगों ने वो नहीं चुना बीजेपी को 2019 में, कोरोना काल था। और लेकिन फिर कैसे सरकार बन गई नहीं चुना तो? नहीं चुना, ईवीएम घोटाला करके बड़े पैमाने पर, अच्छा। बहुत बड़े पैमाने पर पूरा जो है सिस्टम लगा दिया इसके लिए। पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लगा दिया, पूरे देश के जो है डीएम एटीएम वगैरह सारा लगा दिया। और पूरी ताकत से मतलब जनता के विरोध में चुनकर आ गए। इस अब 2024 में वो और लोग कोई काम कर नहीं रहे हैं। हाँ। देश में जो परिस्थिति बन रही है, समस्या बन रही है, उसको समाधान करने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उल्टा पलटा कानून जरूर निकाल रहे हैं। हाँ। तो इससे लग रहा है कि जैसे जैसे मूवमेंट जो है, मूल निवासी मूवमेंट और ईवीएम के विरोध में मूवमेंट आगे जा रहा है, वैसे वैसे उनको जो है रिएक्शन करना पड़ रहा है। और एक समय ऐसा आने वाला है, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 से 2030 तक इतनी विकराल स्थिति बनेगी देश में कि जनता त्रस्त होगी बहुत बड़े पैमाने पर। जो जो लोग अभी अभी ये मतलब उनको भ्रम है कि अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, मतलब दिन कट रहा है, 2030 तक उनको सारा का सारा पता चल जाएगा। जैसे यहाँ का मामला था, क्या नाम है,
बनारस का मामला था, उसमें 10,000 वोट पड़े थे। 10 लाख 1 लाख पड़े थे, कितना पड़ा था? हाँ, 10 लाख वोट पड़े थे और जो 11 11 लाख कुछ 87,000 वोट ज्यादा निकला था। तो लिखित तौर पे 10 लाख वो तो वोट। पक्का वो श्योर हो गया है, वो श्योर हो गया है। और उसमें कोई मतलब अभी ये लेकिन परंतु नहीं है, वो ऐसा कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और उसमें डाटा के साथ कर रहे हैं। कई कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उसमें कहीं मत मतदाता जितने उससे ज़्यादा, तो कहीं कम, या अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। वो तो मतलब जग जाहिर है, हो गया है सब लोग जान रहे हैं। और उसको जान गया है सर। लेकिन वो इसको जो है हटाने के लिए हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो अब इसी के बलबूते जो है सारा का सारा जो है अपना वर्चस्व मतलब हटाना नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर वो बगैर काम करके, बगैर काम किए, बगैर बगैर लोगों की बात सुने, बगैर उनका जन लोकतंत्र में उनकी मतलब उनके लिए हक अधिकार, उनका जो भी अधिकार है, उनको बहाल किए बगैर वो अगर चुन करके आ भी रहे हैं, हाँ। अगर वो चुन करके आ भी रहे हैं, तो ये जनता के विरोध में बहुत बड़ी जो है कह लीजिए शासक जाति की जनता के विरोध में बहुत बड़ी जो है प्रतिक्रांति ये कर रहे हैं। तो इसमें जो है विकराल रूप, बहुत मतलब क्रिटिकल, बहुत जटिल रूप होने वाला है 2030 तक। मेरा ऐसा जो है मुझे दिख रहा है 2030 तक यहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा, शासक जाति का भी होगा और यहाँ के लोगों का भी, दोनों का होगा। क्योंकि कहीं भी जब क्रांति होता है तो नुकसान दोनों का होता है। दोनों का होता है। वो क्रांति होने के बाद में जिसका आता है जब परिवर्तन आता है तब उनको फायदा आता है, लेकिन क्रांति होने के पहले तक जो जो मतलब जागरूक लोग नहीं होते हैं, मतलब अज्ञानी अनाड़ी लोग होते हैं, तो वो मारे जाते हैं, मारे जा रहे हैं। मारे जा रहे हैं। तो ये लोग ये अंत आख्यात में अल्टीमेटली अंतिम रूप से ये जगेंगे, लात खाकर जगेंगे, ऐसा दिख रहा है। और जब लात खाएंगे तो पब्लिक जगेगी, पब्लिक जगेगी और इनका बंदोबस्त करेगी। क्योंकि कहाँ तक गाड़ी को ढकेले, कब तक लेकर जाया जा सकता है, बहुत ज्यादा समय नहीं, मतलब ये गाड़ी चलने वाली नहीं है बहुत ज्यादा दिनों तक। खास करके 2024 2029 इनका लास्ट चुनाव होगा। अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि ये 2024 का चुनाव लास्ट चुनाव होगा, इसके बाद में संविधान नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बल्कि दूरदृष्टिता के साथ बता रहा हूँ। 2029 का जो चुनाव होगा, 2024 अगर किसी तरीके से जो है हमारे लोगों को डिटेन कर करके अगर वो काम कर ले गए हैं, तो 2029 का चुनाव बीजेपी का लास्ट चुनाव। तो अमन मेश्राम साहब कह रहे हैं ईवीएम तोड़ना है। ईवीएम तोड़ना है, अगर ईवीएम तोड़ने में हम सफल होते हैं तो आज ही क्रांति, मतलब आज ही मतलब इतिहास करवट लेने लगेगा। अगर वो लोग ऐसा करते हैं कि आइडेंटिफाई करके, जो ईवीएम विरोधी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके अगर या तो डिटेन करते हैं या हाउस अरेस्ट करते हैं, तो इसको तो दबा दिया जाएगा। अगर वो ऐसा लेकिन वोट तो मारने का अधिकार तो हम लोगों का है, हम क्यों ना ईवीएम मशीन तोड़ेंगे, लेकिन जो है वोट मारने का तो अधिकार हमें, तो वोट मारने का अधिकार तो मारना है। वो ईवीएम मशीन तोड़ने का भी अधिकार है। हाँ। अगर गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ जो अगुवाई करने वाले लोग, अगर उन लोगों को जबरदस्ती रिटर्न करे तो क्या करे, तो परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी ना।
जैसे वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं देने देंगे, क्योंकि अगर देने, वो जान रहे हैं कि अगर देने जाएगा तो ये जो है तोड़ेगा। तो उसको जबरदस्ती अगर डिटेन कर रहे हैं, यानी कब्जे में कर रहे हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान तक, जब तक चुनाव सफल नहीं हो रहा है, और डिटेन करके रखते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ लोगों को बहुत, अब की बात तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत भयंकर परिस्थिति होगी 2024 की जो परिस्थिति है, क्योंकि उधर जो मूल निवासी आंदोलन है, ईवीएम विरोधी आंदोलन है, वो लोग विरोध में तैयारी कर रहे हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, और ये लोग इसके विरोध में घोटाला करने की बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वोट मिलने वाला नहीं है। वोट जो है, वोट परसेंटेज बिल्कुल घट गया है, खत्म हो गया है वोट परसेंटेज। नाम मात्र का वोट पड़ेगा बीजेपी को, बीजेपी चुनकर आएगी, ऐसी बात है। तो उनको मजबूरी है, उनको घोटाला करना। सुनने में आया कि जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं या जो नौकरियों में है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप लोगों को कैसे भी करके हमको जिताना है और इनको जितवाना है, नहीं तो आप लोगों का जेल होगा, नौकरी जाएगी, ऐसा धमकी दिया जा रहा है लोगों को। डरा रहे हैं, और उसमें ये भी कर रहे हैं कि आरएसएस के कार्यकर्ता रहेंगे, बूथ पर रहेंगे तो बवाल होगा, हिंसा होगी। अब ऐसा संभावना जाहिर हो रहा है कि अभी समय बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि परिस्थिति बहुत ही गंभीर बन रही है, दिन प्रतिदिन बन रही है, बन रही है। गुलामी की तरफ लोग जा रहे हैं। जितनी तेजी से लोग जागरूक हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से मनुवाद जो है अपना भी शिकंजा लगा रहा है। जितनी तेजी से जागरूकता फैल रही है, उतनी तेजी से गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश में पूरी दिन रात ताकत लगाकर कर रहे हैं, तो दबाने के लिए। तो ये कहीं न कहीं ऐसे होने वाला है। आगे की बात अभी हम कल्पना के आधार पर नहीं कहेंगे, बस संभावना के आधार पर बता रहे हैं। आज अभी तो इतना ही कह रहा हूँ, इतना ही बताना जायज है। और इस काम में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो है कभी भी किसी का नहीं रहा है। कभी भी दुनिया में कहीं पर भी देख लीजिए, कभी भी किसी का परमानेंटली कुछ नहीं रहा। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि इनका भी कुछ रहने वाला नहीं है। कभी भी नहीं रहा, किसी का कुछ नहीं रहा है, दीर्घ काल तक नहीं रहा है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहा है। हालांकि वर्ण व्यवस्था रही है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था तो जन्म के आधार पर बनाई गई है, तो ये एक व्यवस्था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये दीर्घ काल तक रही, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा रहेगी, ये सही नहीं है। तो अधिकार वंचित करके जो है दूसरों को, ब्राह्मण का वही सिद्धांत है ना कि मैदान में अकेला ही दौड़ेगा, और कहेगा पहला नंबर। मतलब सब अपने अकेले परीक्षा देगा, कहेगा पहला नंबर पास हो गया। तो वो जो है दूसरे को परीक्षा देने नहीं दे रहा था, तो इसलिए व्यवस्था चल रही थी। सब लोग परीक्षा देने लगे, व्यवस्था चल रही थी तो भी विरोध हो रहा था। जैसे संत तुकाराम, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत चोखा मेला और अछूतानंद हैं, ये सारे जो है जो महापुरुष थे, विरोध में चल रहे थे। जो सूफी आंदोलन था वो भी चल रहा था, तभी तो हुआ था। हाँ, वो जो है तभी विरोध हो रहा था। ये है कि यूं ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पा रहा था, वन मैन आर्मी की तरह विरोध हो रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वन मैन आर्मी की तरह कोई नहीं है। बाम सेफ के माध्यम से वन मैन आर्मी वाला सिस्टम खत्म हो गया। क्या है कि क्योंकि इसमें जब वन मैन आर्मी वाला सिस्टम रहता है, जैसे वो वन मैन गया तैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसको बाम सेफ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं,
मेषराम जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी मतलब इसके पहले भी हुए हैं। उन लोगों ने इस चीज को जो है गहन अध्ययन करके जो है वन मैन आर्मी वाला खत्म कर दिया कि अगर ये रहेगा और जैसे वन मैन गया वैसे सब खत्म, इसको बदलना होगा और वो बदलने में कामयाब होंगे, वो बदलने में कामयाब होंगे। अब ये चल रहा है मैदान में दो लोग दौड़ रहे हैं, एक ब्राह्मणवादी दौड़ रहा है, एक समानतावादी दौड़ रहा है। दोनों को दौड़ने का आज अवसर है संविधान की वजह से ना। अब देखते हैं कौन आगे जाता है। मनुस्मृति में केवल ब्राह्मणों को अधिकार दिया और किसी को नहीं दिया। तब वो कह रहे थे कि हमने इतना राज किया, इतना राज किया, इतना साल किया। अभी आज दो लोग दौड़ रहे हैं, एक ब्राह्मणवादी लोग, एक जो समतावादी लोग हैं। अब ये दोनों लोग दौड़ रहे हैं। अब देखते हैं मैदान में कौन नंबर वन आता है। अभी इतने ही साल में शेख को बने जो भी साल होंगे 40-45 साल हुए हैं, अभी इतने में ही फटने लग रही है। इतने फट रही है, सही बात है। दो लोग दौड़ रहे हैं ना, वो आरएसएस वाला दौड़ रहा है, शेख वाला दौड़ रहा है, दौड़ रहा है ना, इतने में उसकी चड्डी फट रही है। अभी और दौड़ाएंगे। कितना दौड़ेगा। अब मैदान में दो लोग है ना, तो सिंगल दौड़ रहा था, अब विरोध में हम भी दौड़ रहे हैं। कंपटीशन होगा ना, कंपटीशन होगा। भीमा कोरेगांव में ब्राह्मणों को के पास पेशवाई थी, तलवार था, हमारे लोगों के पास भी तलवार था, बंदूक था। दौड़े दोनों लोग, पता चल गया। 500 महारों ने 28,000 महारों को ऐसा ब्राह्मणों को काटा। तो दोनों लोगों को बराबर फील्ड में दौड़ने का अधिकार जब मिलेगा तब पता चलेगा असली ताकत का, असली मर्द कौन है। दोनों लोगों को दौड़ने का अवसर मिल रहा है ना, अभी कुछ साल में ज्यादा से ज्यादा। हम लोग को इतने टुकड़ों में इतने टुकड़ों में बांट दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने से लोगों ने जो है 4,000 से अधिक जाति के लोगों को जोड़ दिया है और आगे जोड़ते ही जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दुश्मन के सामने। इस तरह की जटिलता जो बांटने में की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। जोड़ करके फिर भी हम उसके बराबर में आ गए। हमको जैसे ही मौका मिला, अब चलो दौड़ते हैं, देखते हैं कितने दिन दौड़ोगे। ज्यादा दिन तक दौड़ने नहीं देंगे। वो दौड़ नहीं सकते ना हमारे सामने। हमारे सामने कभी भी वो हमसे कंपटीशन में नहीं जीते हैं। इतिहास में देख लीजिएगा, अगर जीते हैं धोखाधड़ी से और उससे हम वाकिफ हो गए। अब हम नादान नहीं रहे ना। आदमी धक्का खाते खाते सीख जाता है सब बातें। पहले सब जान रहे थे सलान ब्राह्मण है, अज्ञानी है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध कर रहा है, लेकिन वो साजिश के तहत कर रहा था। बाद में पता चला कि तो राज करने के लिए कर रहा था। तो अब तो हम अनाड़ी रहे नहीं। आदमी गिरता है एक बार, ठोकर लगता है, बार बार वो जो है उसी जगह पर ठोकर नहीं खाता। चलिए सर जी, आपके माध्यम से बहुत बढ़िया जानकारी मिली। अब इसी के साथ तपानी वाड़ी को विराम देते हैं, क्योंकि आपको दूर भी जाना है। तो इसी के साथ जय मूल्यवासी। जय